वेल हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टीयर डाउन। इस वीडियो में टीयर डाउन करूंगा कॉर्सर VS550 का। ये एक थोड़ी ओल्ड पावर सप्लाई है कॉर्सर VS550 की, आप कंडीशन देख ही सकते हैं। इसका मैं टीयर डाउन करने जा रहा हूँ। ये वैसे 2019 मॉडल है अगर आप ध्यान से देखें तो इसे। तो जैसे कि आप सबको पता ही को कॉर्सर की VS सीरीज़ इंडिया में बजट सेगमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी कॉर्सर VS450 सीरीज़ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में पावर सप्लाई में, बट ये है कॉर्सर की VS550। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन VS450 के मुकाबले। जैसे कि आप जानते हैं बजट में आने के बावजूद भी कॉर्सर इसमें 3 ईयर की वारंटी देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ये एक ट्रस्ट दिखा देती है कस्टमर को कि हाँ हम टिकाऊ पावर सप्लाई है। प्लस इसमें 80+ एफिशिएंसी का स्टिकर लग के आता है, तो लोग इसे लपक लेते हैं जैसे ही देखते हैं स्टॉक में होती है तो। और वैसे इसके लुक्स भी काफ़ी ऐसे मिलते हैं जैसे कि क्या बताएं, मतलब बहुत ही ग्रेट इसके लुक मिलते हैं। आपको बड़ा सा फ़ैन मिलता है ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप इसके कनेक्टर्स भी देख लें तो भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और एक ब्रांडेड पावर सप्लाई है, वैसे कॉर्सर की तो है ही, बट एक अच्छी वैल्यू भी प्रोवाइड करती है। देखते हैं वेल कितनी वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस कॉर्सर VS550 की शुरुआत करूँगा इसके ओवरव्यू से। तो इस पावर सप्लाई में जैसे ही आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा एक 120 मिलीमीटर का बड़ा सा फ़ैन, जो कि साइलेंट फ़ैन है और ये थर्मली कंट्रोल्ड है। तो ये एयर को इंटेक करता है यहाँ से और एग्जॉस्ट करता है पीछे की साइड। और पीछे की साइड आप देखेंगे यहाँ पे आपको कॉर्सर की ब्रांडिंग मिलेगी ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर की ग्रिल मिलेगी, और यहाँ पे आपको एक स्विच मिलेगा और साथ ही मिलेगा यहाँ पे 220 वोल्ट 10 एम का AC इन सॉकेट। और आपको साइड में मिलेगी यहाँ पे कॉर्सर VS550 की ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी बनी हुई, और इसी साइड इस सेम टाइप इसी तरह के यहाँ पे आपको ब्रांडिंग फिर से मिलेगी। बैक साइड आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस केबल्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं, और केबल जो कि सारे ब्रेडेड होंगे। और आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्सर की VS550 की स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये 80+ वाइड सर्टिफाइड पावर सप्लाई है और ये अपने मैक्सिमम पावर डिलीवर करती है 12 वोल्ट रेल पे। और ये पूरी पावर आपके कंप्यूटर में जाएगी वाया ये केबल्स। जो आपके केबल देख रहे हैं ये केबल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला आपको केबल मिलेगा, ये है 24 पिन ATX कनेक्टर, जो कि आपके मदरबोर्ड में लगता है और आपके मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट को पावर करता है। फिर आपको ये मिलेगा एक 8 पिन CPU कनेक्टर, वैसे हम लोग इसे CPU कनेक्टर बोलते हैं क्योंकि ये CPU को पावर देता है। फिर आपको मिलेगा एक PCIe कार्ड केबल, जो कि 8 पिन 2+8 पिन है, क्योंकि देखिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 8 पिन के कनेक्टर मिलेंगे। और फिर आपको मिलेंगे बाकी पेरिफेरल्स कनेक्टर और मोस्टली SATA कनेक्टर्स, क्योंकि आजकल बाकी पोर्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मोलेक्स कनेक्टर आजकल यूज़ नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इसकी इंटरनल्स की। तो इससे इंटरनल्स को हम लोग खोलने के लिए मैं यूज़ करूँगा अपने कुछ टूल्स, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना स्क्रू ड्राइवर का सेट, और ये एक वायर कटर, और अपना एक मल्टीमीटर वोल्टेज चेक करने के लिए, स्पेशली जो हमारा बहुत बड़ा सा कैपेसिटर होता है उसका। तो चलिए हम लोग इसे जल्दी से खोल लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी पावर सप्लाई को खोलते हैं तो आप उसकी वारंटी गंवा सकते हैं, प्लस साथ ही साथ अपने आप को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। अगर आप इसका जो कैपेसिटर होता है मेरे वाला, अगर वो चार्ज हो, अगर आपको उससे शॉक लग जाए तो इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसे बिल्कुल भी ओपन मत कीजिए। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। तो चलिए जल्दी से हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करके खोल लेते हैं इस पावर सप्लाई को। तो मैंने इस पावर सप्लाई के सारे स्क्रूज हटा दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले कि ये पावर सप्लाई एक्चुअली में कितना पावर डिलीवर करती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये लेबल लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी ये पावर सप्लाई डिलीवर करती है 12 वोल्ट पे मैक्सिमम पावर, जो कि है 12 वोल्ट 44 एम्प्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देख सकते हैं कितनी वोल्टेज है। मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं कैमरा में देख रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट की जो ये लॉजिक रेल होती है, इन पे हमें मिलती है 120 वाट। और जो बाकी हमारी 5 वोल्ट स्टैंड बाय है, इन पे हमें मिलता है 15 वाट। तो जितना इसमें लिखा हुआ है, अगर ये पावर सप्लाई उतना डिलीवर करती है एक्चुअली, तो ये बहुत ही अच्छी पावर सप्लाई है। अगर ये पावर स्टेबल बिल्कुल डिलीवर करती है तो ये इवन मेरे हिसाब से ये i7 8700 के प्लस RTX 2060 को भी चला लेगी आराम से, ये 550 वाट इवन। तो चलिए अब हम लोग इसका कवर हटा देते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले इसे आराम से फोकस कर लेता हूँ, अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे। और जैसे ही हम लोग इसका कवर हटाते हैं तो आपका जो फ़ैन है 120 मिलीमीटर का, ये साथ ही आपके बाहर आ जाता है। और ये एक पीस, ये आप देख सकते हैं फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ है 120 मिलीमीटर का फ़ैन। ये भी यैतलून का ही फ़ैन है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है ये एक्चुअली फ़ैन के, जो कि काफ़ी अच्छे फ़ैन बनाते हैं। और ये एक PCB है फ़ैन कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए मैं इसे पहले अलग कर लेता हूँ यहाँ से, और पहले ही बात कर लेते हैं इस फ़ैन की। तो ये फ़ैन का मैन्युफैक्चरर है यैतलून, जो कि हमारे पिछली वीडियो में जो मैंने टीयर डाउन किया था कूलर मास्टर MWE 450 का, उसमें भी यही फ़ैन था। और आप जो इसकी ग्रिल देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पावर सप्लाई की, ये काफ़ी अच्छी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू पुराने वाले से।
वो ज़्यादा बेकार लगता है दिखने में। और अब चलिए अब हम लोग इसकी पीसीबी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा बोर्ड बना हुआ है और एक काफ़ी कॉम्पैक्ट बनी हुई है पावर सप्लाई। इवन ये 450 वाट कूलर मास्टर MWE से भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनी हुई है ये पावर सप्लाई। और आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको ट्रांसफार्मर पे लिखा मिलेगा कॉर्सर, छोटे वाले के अंदर भी कॉर्सर, और आपको जो बोर्ड पे भी लिखा हुआ मिलेगा कॉर्सर। तो हाँ, इसमें ये कॉर्सर की ही बनी हुई पावर सप्लाई है, हम जान चुके हैं। और आपको यहाँ पे मिलेंगे एक बोर्ड, दो बोर्ड, तीन बोर्ड मेन वाला और एक चार। तो इसके अंदर टोटल 4 पीसीबी हैं, वो भी अलग अलग पार्ट में, जो कि पूरा एक कंबाइंड पावर बनाते हैं। और ये आप देखेंगे यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे इंसुलेशन भी करी गई है। वायर्स के ऊपर आप देखेंगे अच्छे से लगाए गए हैं इंसुलेशंस। ये हीट सिंक ट्यूबिंग है वैसे। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी एक अच्छी सी प्लास्टिक लगी हुई है इंसुलेशन के लिए, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड को अलग करने के लिए। तो चलिए मैं इसको अलग कर देता हूँ यहाँ पे। इसे थोड़ा हार्ड होता है इसे निकालना इन केबल्स को, तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल देता हूँ जल्दी से। तो ये हमारा केबल होल्डर बाहर निकल चुका है। अब हम लोग इसको पीसीबी को अलग कर लेते हैं इसकी बॉडी केस से। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखेंगे आपको 2 स्क्रू बाहर ही। पहले मैं इन केबल को निकाल देता हूँ वैसे, जो ये हमारे 220 वोल्ट AC इनपुट की केबल्स हैं। तो ये एक पहले केबल निकाल चुका हूँ, दूसरा भी केबल निकल चुका है। आप देख सकते हैं ये रिमूवेबल है। और यहाँ पे जो स्क्रू आप देख रहे हैं एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहले मैं इसे आराम से जल्दी से खोल लेता हूँ। तो मैंने इसके सारे स्क्रूज निकाल दिए हैं। चलिए अब हम लोग इस पीसीबी को निकाल लेते हैं बाहर। बट आप देख सकते हैं इसकी पीसीबी काफ़ी यहाँ पे टाइट है एक्चुअली, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाने के लिए काफ़ी छोटी बनाई गई है और अलग अलग सर्किट बोर्ड में बनाई गई है। तो इसे थोड़ा निकालना काफ़ी हार्ड है। और साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो इसकी पीसीबी है वो ब्रेक ना हो जाए कहीं से। तो मैंने इसको निकाल दिया है बाहर कुछ इस तरह से। तो जैसे कि आप देखेंगे इसका पीसीबी का एक पार्ट यहाँ पे है और आप देखेंगे इसमें भी कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे 220 वोल्ट लगाते हैं और हमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस के लिए फ़िल्टर्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर। तो मैं इसे आपको निकाल के दिखा देता हूँ कुछ किस तरह से दिखते हैं। तो ये एक्चुअली एक छोटा सा प्लास्टिक कवर है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीसीबी की बैक को। आप देखेंगे यहाँ पे छोटी सी यहाँ आईसी लगी हुई है, ये एक्चुअली कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए है। और यहाँ पे देखेंगे आप 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक और ये 2, और इसके अंदर भी एक्चुअली 2 कैपेसिटर वहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक इंडक्टर मिलता है। ये एक्चुअली हाई फ्रीक्वेंसी की जो नॉइज़ होती हैं या आपकी AC लाइन में जो आती हैं, ये PSU के अंदर ना जाए, या फिर PSU की ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ जो PSU के बाहर ना जाए, उन्हें रोकने के लिए है एक्चुअली। तो ये एक इंटरफेरेंस फ़िल्टर है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और हम लोग आते हैं अपने जो मेन अपना PSU है इसके अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे सबसे पहले इसको जो कैपेसिटर है इसका मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ एक्चुअली कहीं चार्ज तो नहीं है, क्योंकि अगर ये चार्ज हुआ तो मुझे इससे शॉक लग सकता है। तो मैंने इसे पहले वोल्टेज मोड में सेट कर लिया है और कैपेसिटर का मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, जो ये सबसे बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है इसका। तो मैं प्रूविंग कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे इसमें अभी इस टाइम 0 वोल्ट है, तो ये काफ़ी सेफ़ है। अब मैं इसे टच कर सकता हूँ बिल्कुल, और ये 100% सेफ़ है अब इसे टच करना। तो चलिए अब लोग इसे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है और बिल्कुल सेफ़ है इसे टच करना और इसे आगे टेयर डाउन प्रोसीड करना। तो चलिए सबसे पहले इस बड़े से कैपेसिटर की ही बात कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटर एक्चुअली बना हुआ है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटर का मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे टीपो, जो कि ताइवान का ब्रांड है। और ये इसका वोल्टेज है 400 वोल्ट और कैपेसिटी है 270 माइक्रोफैराड। और आप यहाँ पे देखेंगे ये काफ़ी अच्छा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। बट मैं आपको बता दूँ ये कैपेसिटर की जो ये सीरीज़ है ये काफ़ी बेकार मानी जाती है और ये 85 डिग्री सेल्सियस रेटेड कैपेसिटर है। तो मतलब ये 85 डिग्री सेल्सियस तक आराम से काम कर सकता है, एटलीस्ट आराम से। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। मैं इसका अगर स्कोर की बात करें तो मैं इसे 10 में से 8 दूंगा। वैसे ताइवान का कैपेसिटर है, ताइवान की कंपनी का कैपेसिटर है और काफ़ी अच्छा है वैसे, तो वेरी गुड। और आप यहाँ पे देखेंगे जो बाकी कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं ये भी, और आप देखेंगे ये साइड में प्राइमरी साइड में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक आप देखेंगे PSU के बिल्कुल यहाँ पे जस्ट अंदर यहाँ पे लगा हुआ है, और एक यहाँ पे जो लगा हुआ है साइड में। जितने सारे कैपेसिटर यहाँ पे जो लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट वाले कैपेसिटर हैं AC साइड में, वो सारे के सारे TPO की तरफ से बने हुए हैं। और यहाँ पे जो देखेंगे आप DC साइड वाली, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और शायद 9 इसमें कैपेसिटर हैं, और ये सारे के सारे TPO की तरफ से ही हैं। और जो ये DC साइड वाले कैपेसिटर हैं ये एक्चुअली बने हुए हैं 105 डिग्री सेल्सियस के लिए। और वैसे इन्हें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे सहना पड़ता है क्योंकि DC साइड ज़्यादा हीट होती है यहाँ पे। और आप देखेंगे जो एक PCB बोर्ड यहाँ पे लगी हुई है,
ये बिल्कुल अलग लगी हुई है बाकी पीसीबी से, और एक यहाँ पे भी लगी हुई है बाकी पीसीबी से। फिर ये एक्चुअली दोनों बोर्ड ही एक एक्चुअली ये बाकी जो मेन पीसीबी है उन्हें कंट्रोल करती है और बाकी पार्ट्स को सिग्नल भेजने का काम करती है। तो ये अलग अलग इसलिए बनी है ताकि इन्हें इस पीएसयू को बनाना आसान हो जाए और इस पर काम करना भी आसान हो। साथ ही साथ आप देखेंगे ये कॉम्पैक्ट भी है सब बहुत ज़्यादा। और अब मैं आपको बता दूँ, ये आप देख सकते हैं कितना छोटा बना हुआ है और ये 550 वाट का पीएसयू हो। और अगर आपको याद होगा मैंने MWE450 का टीयर डाउन किया था, इसकी पीसीबी ज़्यादा बड़ी थी। तो चलिए अब लोग अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ये है इंडक्टर। आप देखेंगे एक यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है और एक पीसीबी में यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। देखेंगे एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे टोटल 3 इंडक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं इंटरफेरेंस के लिए, मतलब इंटरफेरेंस सेपरेशन के लिए। और एक दूसरा पीएफसी का और तीसरा यहाँ पे 3 4 5 और यहाँ पे 5 लगे हुए हैं टोटल यहाँ पे छोटे छोटे। और एक यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लगे हुए हैं इंडक्टर्स। तो ये जो पीएफसी वाला इंडक्टर है आप देख सकते हैं पूरा खुला कोर का बना हुआ है, मतलब एक टोरॉइडल कोर बना हुआ है, लेकिन देखेंगे ऊपर से खुला हुआ है। तो मैं बता दूं, जो अगर इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब इसमें जब बार बार बनता है तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है अपने आसपास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है और इनके बाकी कंपोनेंट को ये हर्ट कर सकता है। हर्ट मतलब क्या बोलते हैं, उसमें नॉइज़ आ सकती है इसकी, जैसे कि बजिंग की नॉइज़। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडक्टर, इस तो मैं इसके मार्क्स काटूंगा। और आप देखेंगे ये ग्रुप फिल्टर लगा हुआ है जो ये इस साइड में है। ये एक्चुअली 5 वोल्ट और 12 वोल्ट को एक साथ रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगा एक 3.3 वोल्ट के लिए रेगुलेटर इंडक्टर यहाँ पे और एक दूसरा वाला यहाँ पे। और ये जो लगा हुआ है ये 5 वोल्ट स्टैंड बाय के लिए इंडक्टर लगा हुआ है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इंडक्टर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब जो पीएफसी वाला इंडक्टर है, मैं सिर्फ इसी के लिए मार्क्स काटूंगा क्योंकि ये इसका पीएफसी इंडक्टर सही नहीं है। तो मैं इसको दूंगा 10 में से 8 मार्क्स इंडक्टर्स के लिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पीएसयू किस तरह काम करता है। साथ ही साथ देखेंगे इसकी टोपोलॉजी कैसी है, मतलब ये कैसा, इसका डिज़ाइन कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे 220 वोल्ट हम लोग इस पर एंटर करते हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे यहाँ पे साथ में साइड में स्विच लगा हुआ है। तो ये जो सर्किट लगी हुई है आप जानते हैं, ये तो इंटरफेरेंस फिल्ट्रेशन के लिए लगी हुई हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ को फिल्टर करके यहाँ पे हमें 220 वोल्ट यहाँ पे देती है लोड और न्यूट्रल में। मतलब लोड और न्यूट्रल 2 वायर होते हैं इनमें, और फिर ये 2 वायर जाते हैं यहाँ पे इन दो कनेक्टर्स में। तो लोड वाला जो वायर जाता है ये जाता है फ्यूज़ में। ये है 10 एम्प का 250 वोल्ट का फ्यूज़। और यहाँ पे जो एक इसके बाद लगा हुआ है यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। ये एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ सही से। जब जैसे कि मानिए 600 वोल्ट जाता है तो ये एक्चुअली 400 वोल्ट पे एक्टिवेट हो जाता है और ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट करता है और फ्यूज़ को ब्लो कर सकता है अगर आप जब कभी हाई वोल्टेज आता है तो। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो एक फ़िल्टर लगा हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन मोड फ़िल्टर। और यहाँ पे जो ये 2 लगे हुए हैं ये है डिफरेंशियल मोड फ़िल्टर। इसके बाद लगा हुआ है यहाँ पे AC टू DC मतलब इसके बाद लगा हुआ है यहाँ पे AC टू DC कन्वर्टर, क्योंकि इसके बाद पूरी सर्किट DC में काम करती है यहाँ पे। तो हम लोग इसे बोलते हैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर। ये कन्वर्ट करता है AC को DC में। और आप देखेंगे जो इसके साथ हीट सिंक भी अटैच्ड है, ताकि जब ये बहुत ज़्यादा लोड पे चलता है तो ये पावर डिसिपेट करता है, तो ताकि ये कूल रह सके और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में यूज़ हो सके। तो फुल ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पे हमें मिलता है एक पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर। उसके बाद हमारी पीएफसी सर्किट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पीएफसी सर्किट के लिए करंट सेंसिंग यहाँ पे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये एक्चुअली करंट सेंस करते हैं कि पीएफसी सर्किट में कितना करंट जा रहा है। और ये तो जो ये एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट है ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो पीएसयू हो बिल्कुल एक्यूरेट एक्टिव पावर ड्रॉ करे। और आप देखेंगे इसके बाद पीएससी सर्किट के बाद यहाँ पे लगा हुआ है एक इनरश लिमिटर, क्योंकि जब ये जो हमारा कैपेसिटर है ये जब 0 वोल्ट पे होता है, जब ये चार्ज होता है 220 वोल्ट पे तो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। तो ये जो छोटा सा इनरश लिमिटर लगा हुआ है इसे बोलते हैं हम लोग NTC थर्मिस्टर। और ये इंश्योर करता है कि जो आपका जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो तो ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ ना कर ले, जिससे कि आपकी घर की MCB डाउन हो सकती है। ऐसा अगर ये NTC थर्मिस्टर नहीं लगा हो, क्योंकि ये कैपेसिटर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हमें मिलता है 300 से 50 वोल्ट। जब एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट काम करती है तो यहाँ पे इन कैपेसिटर में हमें मिलता है 350 वोल्ट। और यहाँ पे एक सर्किट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक छोटे से ट्रांसफार्मर के लिए देखेंगे ये छोटी पावर सप्लाई, और एक बड़े ट्रांसफार्मर के लिए। ये एक्चुअली छोटी पावर सप्लाई है, ये 5 वोल्ट स्टैंड बाय के लिए है। और इसकी सर्किट यहाँ पे लगी हुई है, आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरी सर्किट काम करती है और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है मेन पावर सप्लाई से। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ग्राउंड कनेक्शन आता है, और यहाँ पे इसके लिए जो दूसरा वायर है पॉजिटिव, ये यहाँ पे आता है 350 वोल्ट पॉजिटिव, DC में होता है ये। तो फिर यहाँ पे जो छोटी सी चिप लगी है मैं आपको दिखा देता हूँ इस पिक्चर में। आप कुछ इस तरह दिखती है जो यहाँ पे ये चिप लगी हुई है छोटी सी, यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ फिर से। तो ये चिप है एक्चुअली पूरी कंबाइंड पावर सप्लाई जो हमारे छोटी ट्रांसफार्मर के लिए। ये पूरी ट्रांसफार्मर की जो हमारे जो
PWM सिग्नल्स होती है इसे कंट्रोल करती है, प्लस ही साथ इसको चॉप्ड अप DC वोल्टेज भी देती है। फिर इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है इसका जो हमारा डायोड लगा हुआ है इसके बाद, और यहाँ पे जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये फिल्टर करके हमें मिलता है 5 वोल्ट स्टैंड बाय इस पर्पल वायर में जो कि जाता है मदरबोर्ड में। फिर जैसे ही हम लोग इस और ये साथ ही ये 5 वोल्ट स्टैंड बाय इस सर्किट को पावर अप करता है, जो हमारे कंट्रोल वाले सर्किट्स हैं इसको भी पावर अप करता है। और जैसे ही हम लोग मदरबोर्ड से सिग्नल भेजते हैं इस सर्किट पे कि PSU ऑन हो जाए, जैसे कि जो ग्रीन वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ग्रीन वायर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, 1 मिनट, जो ये ग्रीन वायर आप देख रहे हैं, तो इस ग्रीन वायर में हमारी मदरबोर्ड सिग्नल भेजती है नेगेटिव वोल्टेज। तो इस सर्किट को पता लग जाता है कि हम मदरबोर्ड ऑन होने के लिए सिग्नल भेज रही है। फिर ये मदरबोर्ड सिग्नल भेजती है इन ऑप्टो कपलर को, और ये ऑप्टो कपलर एक स्विच टाइप के होते हैं। ये स्विच मतलब इस साइड ऑन हो जाते हैं, और जो हमारा जो इस साइड सर्किट लगी हुई जो देख सकते हैं आप लोग, इस सर्किट को सिग्नल भेजते हैं कि हमारे मेन पावर सप्लाई चलने के लिए रेडी है। और ये सिग्नल आता है, आप देख सकते हैं इस साइड में जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है आपको, इनमें से किसी एक में से सिग्नल आता है इस सर्किट को। तो सबसे पहले ये सर्किट एक PFC सर्किट को चालू कर देती है। PFC सर्किट जैसे ही चालू होती है इसमें 350 वोल्ट आ जाता है, और फिर ये जो सर्किट है छोटी सी, ये एक्चुअली इन मॉसफेट को ड्राइव करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इस साइड लगा हुआ है मॉसफेट, और एक इस साइड लगा हुआ है इसके कैपेसिटर के पीछे, आप यहाँ पे शायद देख नहीं पा रहे हैं। तो बाकी ये 2 मॉसफेट हैं मेन ट्रांसफार्मर के लिए, बट बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 जो लगे हुए हैं, इनमें से 2 मॉसफेट हैं और एक हाई फ्रीक्वेंसी डायोड है। तो ये एक्चुअली PFC सर्किट के लिए है। तो जो हमारे ये 2 मेन मॉसफेट है ट्रांसफार्मर के लिए, एक्चुअली जो मेन पावर सप्लाई के लिए है, इनके जो बेस ड्राइव होते हैं, मतलब इनके जो गेट ड्राइव होते हैं इस ट्रांसफार्मर से ड्राइव होते हैं। छोटा सा आप देख रहे हैं, यही छोटा सा ट्रांसफार्मर एक्चुअली जो आपके जो मॉसफेट है इनको सिग्नल भेजता है कि ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए वो। तो ये पहले इस मॉसफेट को सिग्नल भेजता है और इस मॉसफेट को। तो जैसे ही ये दोनों मॉसफेट एक साथ ऑन होते हैं तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो होता है कैपेसिटर से होते हुए ट्रांसफार्मर में और फिर वापस इस कैपेसिटर में। तो ये ट्रांसफार्मर में धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाती है, और जैसे ही ये मॉसफेट ऑफ होते हैं तुरंत ही जो ट्रांसफार्मर के अंदर स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी डंप हो जाती है यहाँ पे हमारे सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफार्मर की, और यहाँ पे आ जाती है हमारे सेकेंडरी में। और ये वोल्टेज थोड़ा लो होता है और करंट थोड़ा हाई होता है। तो आप देखेंगे जो ट्रांसफार्मर है ये काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, ये ट्रांसफार्मर भी काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। तो इस ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर देखिए पूरा ग्लू से सिक्योर्ड है अच्छे से, और इसी वजह से ये ट्रांसफार्मर हमिंग नॉइज़ क्रिएट नहीं करता है थोड़ी सी भी, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसफार्मर चलता है। फिर भी इसे इसमें ग्लो लगाया गया है ताकि ये टेम्परेचर भी इसका कम रहे और नॉइज़ भी क्रिएट ना करें। तो ये ट्रांसफार्मर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और छोटा वाला भी ट्रांसफार्मर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसलिए मैं ट्रांसफार्मर के लिए इसे 10 में से 10 तो दे ही सकता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रोपोलॉजी की, मतलब ये AC साइड में कैसे यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर को ड्राइव करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसकी ट्रोपोलॉजी है डुअल फॉरवर्ड स्विच। इसकी ट्रोपोलॉजी है ये काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी पा लेती है डुअल फॉरवर्ड स्विच ट्रोपोलॉजी। बट अब मैं आपको बता दूँ इसका एक डाउन साइड भी है। इसका डाउन साइड है कि जो हमारे मॉसफेट होते हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। तो मॉसफेट पे स्ट्रेस का रिजल्ट हो सकता है कि आपका जो पावर सप्लाई है उसके मॉसफेट फेल हो जाए और आपका पावर सप्लाई ख़राब हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ ये पावर सप्लाई ऐसे बहुत बार ख़राब होते हैं फुल लोड में ऐसी पावर सप्लाईज, इसलिए हम देखते हैं कॉर्सर VS450 का थोड़ा रेपुटेशन ख़राब है फुल लोड के लिए। तो यहाँ पे ट्रोपोलॉजी की बात की जाए तो इसके मार्क्स मैं काट लूँगा इस जगह पे, यहाँ पे मैं दूंगा इसे 10 में से 7 मार्क्स। और सेम ये ट्रोपोलॉजी कूलर मास्टर MWE 2017 में भी यही थी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारी PFC सर्किट है किस तरह काम करती है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको 2 मॉसफेट मिलेंगे पैरेलली कनेक्टेड, क्योंकि ये 550 वाट के लिए 2 मॉसफेट लगाना ज़रूरी है। और आप देखेंगे यहाँ पे एक मतलब अल्ट्रा फास्ट डायोड लगा हुआ है। तो ये PFC सर्किट बनी हुई है सिंगल फेज PFC सर्किट, जो कि एक कॉइल की मदद से बनी हुई है यहाँ पे, और 550 वाट की PFC के लिए बनी हुई है। इसलिए यहाँ पे 2 मॉसफेट लगे हुए हैं पैरेलली, क्योंकि 550 वाट हैंडल करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, स्पेशली कॉम्पैक्ट साइज़ में तो बिल बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको 10 में से दिए हैं 10 में से 8 मार्क्स PFC सर्किट को, क्योंकि जो इसका इंडक्टर है सिर्फ इसी की वजह से। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जो DC साइड की, यह कह लें कोल्ड साइड की। तो आप देखेंगे ट्रांसफार्मर के बाद है ये पूरी कोल्ड साइड है, मतलब यहाँ पे पूरे लो वोल्ट में काम करते हैं। इसके बाद जो ये हीट सिंक लगी हुई है इसके ऊपर लगे हुए हैं रेक्टिफायर डायोड्स। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे टोटल 7 डायोड लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पे 4 इस साइड और बाकी 4 उस साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हीट सिंक मतलब इसमें इसी के ऊपर ही आपको टेम्परेचर सेंसर में मिलता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये डायोड होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो आप देखेंगे इसके तुरंत बाद हमें मिलता है एक इंडक्टर, क्योंकि ये इंडक्टर एक्चुअली ये है ग्रुप फिल्टर, ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट को की 12 वोल्ट के एक साथ रेगुलेट करता है। तो मतलब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी ट्रोपोलॉजी है 5 वोल्ट 12 वोल्ट ग्रुप रेगुलेटेड। तो मैं आपको बता दूं इसका एक ये लॉस होता है कि ये सर्किट में अगर 5 वोल्ट या 12 वोल्ट इनमें से किसी भी एक रोल में ज़्यादा लोड चला जाए तो इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम 12 वोल्ट में लोड डाल दें ज़्यादा और 5 वोल्ट पे लोड कम हो तो 5 वोल्टेज के रेल में वोल्टेज ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी वजह से इसकी जो
इसकी जो ट्रोपोलॉजी है, मतलब ग्रुप रेगुलेटेड ट्रोपोलॉजी, इसकी वजह से इसके मार्क्स कट जाते हैं। मैं इसे दूंगा 10 में से 7 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं मैंने इसको 10 में से 7 मार्क्स क्यों दिए हैं। बाकी बात करें 3.3 वोल्ट, ये पूरी इंडिपेंडेंट रेल है और 3.3 वोल्ट रेल में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस पर कितना लोड पड़ा हुआ है, और ये रेगुलेट होता है यहाँ पे इसकी सेपरेट डायोड की वजह से। तो 3.3 वोल्ट रेल काफ़ी अच्छी है। तो मैंने इसके लिए सिर्फ यहीं पे मार्क्स काटे हैं क्योंकि ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट साथ में है। और बाकी बात करें इसकी कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आउटपुट जाने से पहले यहाँ पे लगे हुए हैं छोटे छोटे इंडक्टर्स। ये बहुत ही हाई करंट स्पाइक्स को रोकने के लिए लगे हुए हैं, ताकि जब ये कोई कंपोनेंट ड्रॉ करे पावर तो कैपेसिटर पे एक्स्ट्रा लोड ना पड़ जाए, इसलिए ये छोटे छोटे इंडक्टर लगे हुए हैं। कैपेसिटर बाकी सारे टीएपओ की तरफ से बने हुए हैं। तो ये है, तो इस टाइप की ट्रोपोलॉजी को कहा जाता है ग्रुप रेगुलेटेड 5 वोल्ट 12 वोल्ट टाइड टुगेदर रेक्टिफिकेशन। तो आप समझ सकते हैं ये डीसी साइड की ट्रोपोलॉजी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इसे मैंने दी था 10 में से 7 मार्क्स। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पीसीबी क्वालिटी की, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पीसीबी लगी हुई हैं अलग अलग, और जो मेन पीसीबी है ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसे तोड़ के देखा है तो मैं आपको बता सकता हूँ इसे देख के कि ये एक्चुअली फाइबर ग्लास की पीसीबी है यहाँ पे पूरी, और काफ़ी अच्छी बनी हुई है और सिंगल लेयर पीसीबी है। और बाकी जो छोटी वाली पीसीबी है ये सेम वही पीसीबी है, बस छोटे से मतलब मोड में। आप देख सकते हैं इस पीसीबी का साइज़ भी थोड़ा अजीब है ताकि इसे कॉम्पैक्ट बनाया जा सके। इसकी वजह से इसकी कूलिंग एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन अगर इसका फ़ैन ख़राब हो जाता है तब ये पावर सप्लाई बिल्कुल अच्छे से कूल नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल गारंटीड, इसलिए इसका कूलिंग फ़ैन सही होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे जो ये सर्किट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली फ़ैन के जो टेम्परेचर के हिसाब से फ़ैन को कंट्रोल करती है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसका एनटीसी थर्मिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है इस सर्किट से, यहाँ पे ये 2 वायर यहाँ पे कनेक्टेड है इस सर्किट से। तो जैसे ही हमारे जो इस हीट सिंक का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो डीसी साइड की हीट सिंक का, उसके हिसाब से ये जो फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करती है, तो फ़ैन यहाँ पे बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। तो मैं चलिए अब हम लोग इसकी अलग दूसरी कुछ बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इस सर्किट के जो पीछे है सोल्डर जॉइंट्स की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सोल्डरिंग काफ़ी अच्छे से करी गई है, यहाँ पे एडेक्वेट सोल्डर यहाँ पे यूज़ किया गया है, बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं अच्छे से बिल्कुल क्लीन सोल्डरिंग करी गई है, कोई भी यहाँ पे मैं इसमें कोई शिकायत नहीं मिलती। तो सोल्डरिंग जॉइंट्स के लिए यहाँ पे ये 10 में से 10 ज़रूर डिज़र्व करती है। और आप देखेंगे जो इसके असेंबली कंपोनेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भी कहीं पे भी कम सोल्डर या ज़्यादा सोल्डर नहीं है। तो वेरी गुड कॉर्सैर। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जो है एसी मतलब हाई साइड और लो साइड की इंसुलेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंसुलेशन गैप काफ़ी अच्छा है यहाँ पे नीचे पीसीबी में, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इंसुलेशन होता है इन जो ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं ये, और ये रेटेड है शायद 5 किलो वोल्ट पर। और यहाँ पे जो आप इंसुलेशन देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी इंसुलेशन है, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी इंसुलेशन है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंसुलेशन की। तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, मतलब आपको शॉक नहीं लगेगा इससे अगर कभी भी कुछ गलती होती है तो। और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ शोल्डर जॉइंट्स, यहाँ पे शोल्डर कुछ कम लगाया हुआ है डीसी साइड में, बट यहाँ पे इतना भी कम नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सेफ्टी वाइज तो। और यहाँ पे अच्छे से करंट फ्लो होगा और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें एटलीस्ट फ्यूचर में। तो साथ ही साथ आप लोग वीडियो के एंड में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं आपको बता दूं जो केबल लगे हुए हैं यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल सिक्योर्ड है, आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइटली, यहाँ पे कोई केबल लूज़ नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हीट सिंक ट्यूब की यूज़ की गई है यहाँ पे, और केबल का जो इंसुलेशन है यहाँ पे ये पीवीसी इंसुलेशन है, और ये जो इसका मटेरियल है कॉपर का है, कॉपर, और मतलब एक वायर 18 गेज का है, तो मतलब एक वायर एक आराम से 7 to 8 टाइम्स हैंडल कर सकता है। तो ये वायर और इसके वायर के कनेक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वायर प्लस कनेक्टर ये डिज़र्व करते हैं 10 में से 10 तो बिल्कुल ज़रूर। साथ ही साथ ये आप क्वालिटी भी इनकी केबल की काफ़ी अच्छी है, और ये केबल में सभी में इंसुलेशन भी मतलब स्लीव्ड केबल है, तो लुक भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बट ये मस्टर्ड केबल्स हैं, मतलब इसमें रेड येलो और कलर अलग अलग है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा गंदा लुक देता है अगर आपका कुछ अच्छा थीम पीसी बिल्ड हो तो ये आता है इंडिया में प्राइस के साथ 3200 रुपीज़ से 3900 रुपीज़ तक के में ये पावर सप्लाई अवेलेबल है। इसका अपग्रेडेड वर्जन कॉर्सैर CV550 भी आता है। इसमें ये सेम डिज़ाइन इस तरह है, बस इसमें कैपेसिटर काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं ये। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सजेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ पहले ही, मतलब स्कोर से पहले ही, क्योंकि ये पावर सप्लाई इतनी भी अच्छी नहीं है, आप इसके साथ ना जाएं। मतलब अगर इसमें थोड़ा सा पैसा अगर आप और लगा दें, जैसे कि 1000 रुपीज़ और लगा दें, तो इससे बेटर आपको PSU मिल सकता है। वो है कूलर मास्टर MWE 550 V2 80+ वाइट। तो मैं आपको बता दूं वो पावर सप्लाई ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ पे किसी पावर सप्लाई की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कॉर्सैर ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, बट ये एक्चुअली ये स्पेसिफिक मॉडल VS सीरीज़ ये अच्छा नहीं है। अगर आपको कॉर्सैर के साथ जाना पसंद है तो आप उससे बेटर जा सकते हैं कॉर्सैर CX550, आप समझ सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है।
तो चलिए अब लोग वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं और इसका स्कोर कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो मैंने स्कोर कुछ इस तरह से दिया था। सबसे पहले मैं लुक्स को दिए थे 10 में से 10, कूलिंग फ़ैन को दिए थे 10 में से 10, प्राइमरी कैपेसिटर को मैंने दिए थे 10 में से 8, सेकेंडरी कैपेसिटर को मैंने 10 में से 8 ही दिए थे, और यहाँ पे इंडक्टर्स को मैंने दिए थे 10 में से 8, प्राइमरी रेक्टिफायर को 10 में से 10 दिए थे, ट्रांसफार्मर को भी 10 में से 10 दिए थे, हाई साइड टोपोलॉजी को 7 में से 10 दिए थे, जो कि एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट को भी मैंने 10 में से 8 दिए थे, लो साइड रेक्टिफायर को 10 में से 8 दिए थे, लो साइड टोपोलॉजी को 10 में से 7 दिया था, प्रोटेक्शन फीचर्स जो कि काफ़ी अच्छे थे इसमें तो मैंने इसे 10 में से 10 दिया था, और बाकी केबल तो अच्छे हैं ही तो मैंने इसे दिया था 10 में से 10। तो चलिए पूरा स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब मैंने इसका टोटल स्कोर कैलकुलेट किया तो ये आया 130 में से 144, जो कि इक्विवेलेंट था 100 आउट ऑफ 87.6 के। तो क्या ये पावर सप्लाई वैल्यू फॉर मनी है? तो मैं कहूँगा जी हाँ, ये पावर सप्लाई वैल्यू फॉर मनी है। बट अगर आपको ये पावर सप्लाई सही प्राइस में मिल जाए तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पावर सप्लाई 3200 से 3000 रुपीज़ तक मिल जाती है तो ये पावर सप्लाई अच्छी है। अगर आपको ये पावर सप्लाई बहुत हाई प्राइस में मिलती है, जैसे कि आपको 3400 में पावर सप्लाई मिलती है, तो इस पावर सप्लाई के पास आप बिल्कुल ना जाएं। इससे अच्छी आप पावर सप्लाई ले सकते हैं थोड़े से पैसे और मिला के, जैसे कि कूलर मास्टर MWE 550 V2 और 80+ वाट, वो ज़्यादा बेटर पावर सप्लाई है। इससे उसके अंदर ट्रोपोलॉजी इससे काफ़ी बेटर है, रेक्टिफिकेशन है उसके अंदर काफ़ी बेटर है वो भी, और आप देखेंगे उसके अंदर जो डीसी टोपोलॉजी वो और भी ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर DC कन्वर्टर लगे हुए हैं, तो वो मतलब एक्यूरेट वोल्टेज देता है आउटपुट बिल्कुल। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपका फेवरेट पार्ट क्या था। आप मुझसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपकी पावर सप्लाई के बारे में कोई रिलेटेड कंटेंट हो या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं आप। और मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम ID पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्द दे दूँगा। और अब बात करें हमारे जो फ्यूचर की वीडियो आने वाले वीडियोस की, तो वो भी वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली मेरा एकेडमिक्स का भी है तो थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे तो वीडियो लेकिन आते रहेंगे आप। तो फ्यूचर में हमारे साथ बने रहिए और उम्मीद है हम लोग आगे पहुँच जाएंगे और ऐसे कंटेंट मैं और लाता रहूँगा और बिल्कुल अनबायस्ड आपको रिव्यूज़ भी दूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। टिल देन गुड बाय।